नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना अपने आप में बेहद शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल जिस परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, लोग इतने हवसी हो जाते हैं, इतने दरिंदे बन जाते हैं अपने स्वार्थ में, जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, जिसको कभी कोई सोच ही नहीं सकता। आजकल के दौर में लोग इतना हैवान बन जाते हैं कि अपना स्वार्थ काटने के लिए एक कितने भी हद तक जाकर गिर जाते हैं। दरअसल आज एक परिवार की ऐसी ही कहानी है जिसको मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से एक पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटे से स्वार्थ की वजह से पूरा परिवार जो होता है वो तबाह हो जाता है। दरअसल घटना शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जितने भी भाई हमारे नए आए हैं उनसे बताना चाहूँगा कि मैं प्रतिदिन जितने भी हमारे भाई कमेंट करते हैं, मैं उनका नाम वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ। जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने भी भाई अपनी राय देते हैं, मैं उनके नाम वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ। मैंने बाकायदा यहाँ पे पूरा लिख भी रखा है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे पूरी कॉपी है। मैं सबके नाम शेयर करता हूँ अपने इस वारदात तक परिवार से। और मैं यही विनती करता हूँ आपसे कि आप लोग चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, ऐसे ही जैसे आप बनाए रखते हैं। तो चलिए आज की कहानी का सीधा सीधा रुख करते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है इंदौर। बात कर रहा हूँ मैं 14 दिसंबर 2020 की। दरअसल इंदौर में एक कॉलोनी लगती है, रुकमणी कॉलोनी है या फिर थाना कह लीजिए, रुकमणी थाना है। वहीं पर एक परिवार रहता है और एक परिवार में एक किराएदार रहता है। एक पूरा भरा पूरा परिवार है, जिस परिवार का जो मुखिया है वीरेंद्र है। वीरेंद्र की जिसकी पत्नी का नाम ज्योत्सना होता है और उनकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है, उसका नाम ज्योति होता है। घर बड़ा था, इस वजह से उन्होंने एक किराए का मकान भी ले रखा था, किराएदार भी रख लिया था। और किराएदार जो होता है वो उसी घर में रह रहा होता है, ऊपर वाले फ्लैट में। एक दिन जो किराएदार होता है अचानक से थाने में फोन करता है, यानी जो नजदीकी जो थाना होता है रुकमणी थाना, इसी थाने में जब फोन करता है तो कहता है साहब आप जल्दी से चले आइए, यहाँ पर जो मकान में बेहद बुरी स्थिति हो चुकी है, यहाँ पर कत्ल हो चुके हैं। जब वहाँ के जो एसएचओ होते हैं वो जब इस बात को सुनते हैं तो वो अपने पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। और वहां पर जब पहुंचने के बाद ही जो नज़ारा देखते हैं उसको देख करके सभी लोग सन्न रह जाते हैं। दरअसल उस घर में किसी ने घर में ताला बंद होता है, ताले को किसी ने तोड़ा हुआ था। जब इस बारे में पूछा जाता है कि इस ताले को किसने तोड़ा है, तो वहां पर बताया जाता है कि यहाँ पे जो एक किराएदार है, किराएदार से पूछा जाता है तो किराएदार ही बताता है कि साहब मैं ही यहाँ पर देख रहा था और जैसे ही मैं घर में आया तो देखा कि दरवाजा बाहर से ताला बंद है। तो जैसे ही मैंने अंदर देखा कि अंदर से कुछ अजीब आवाजें थी, जिसमें जैसे कि टीवी ऑन थी। तो मैं देखा क्या कि टीवी ऑन है और बाहर से ताला बंद है। इस पर जो मैंने सोचा कि आखिर ये क्या है। फिर जैसे मैंने अंदर झाँक करके देखा तो वहाँ पर मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जैसे कि वहाँ पर खून बह रहा था और खून में वो भी कोई वहाँ पर मृत पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने ताले को तोड़ करके और पूरा घर जा करके अंदर से देखा, और यहाँ पर जब मैंने देखा कि यहाँ पर मर्डर हुए हैं तो इसीलिए मैंने आपको तुरंत फ़ोन किया। इतने में सभी मोहल्ले वाले भी आ गए रहते हैं, सभी लोगों ने भी ये देखा था कि ताला तोड़ा जा रहा है, जबकि कुछ मोहल्ले वाले भी वहीं पर मौजूद होते हैं जब ताला तोड़ा जा रहा था। तो पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। दरअसल जो बॉडी होती है वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो होती है, जहाँ पर जो वीरेंद्र होता है वो होता है और उसकी जो पत्नी होती है ज्योत्सना उसकी होती है। ये दो लोग वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। लेकिन जो लड़का है, जो किराएदार है, किराएदार से जब पूछा जाता है कि इस परिवार में और कितने लोग हैं, तो उसमें कहता है कि किराएदार में बस एक मैं ही यहाँ पर किराए में रहता हूँ, बाकी और कोई नहीं रहता है। और इस घर में ये दो लोग हैं, इनकी एक बेटी है, लेकिन बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सभी लोग ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। दरवाजे पे बस कुत्ता बंधा हुआ है। बस आखिर वो कहाँ चली गई है पता नहीं चल रहा है। इस पर जो पुलिस है
वो अपनी जांच जारी करती है और जांच जब शुरू करती है तो वहाँ पर जो वो दोनों लोग होते हैं, जब तक उसकी पड़ताल जारी होती है तो फिर देखा जाता है कि जो इस इन लोगों की किसी ने बहुत बुरी तरीके से चाकू मार करके, गला दबा करके चाकू मार करके हत्या कर दी है। इस पर जो पुलिस की टीम है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देती है और आस पड़ोस में पूछताछ जारी करती है। दरअसल उस लड़की की, सबसे पहले तो उस लड़की की तलाश जारी होती है जिसका नाम ज्योति होता है, जिसकी उम्र अभी 16 साल है। पुलिस को कहीं न कहीं ये भी संदेह होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रेम प्रसंग का मामला हो। अब ऐसे ही इसी बात को लेकर के जो पुलिस की अलग-अलग जो टीम होती है, वो अलग-अलग जगहों पर जाकर के पूछताछ करती है और पूछताछ करने के दौरान ही जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसकी जो लड़की है, वो इसी मोहल्ले का एक लड़का है, उसी लड़के के साथ देखी गई थी। कई बार उसके साथ घूमती है, फिरती थी, इसीलिए ऐसा ना हो कि उसी ने कोई ऐसा कांड कर दिया हो। इस पर जो बाकी लोग हैं, सभी जो पुलिस की टीम है, वो परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मात्र 16 साल की जो लड़की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अब इस पर जो जो वहाँ के जो एसएचओ होते हैं, उन्होंने फिर भी जो लड़की थी, उस लड़की के नंबर पता करते हैं और लड़की का जो नंबर है, जब पता कर लिया जाता है, तो फिर उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, सीडीआर निकाली जाती है। तमाम तरीके की जो भी प्रक्रिया होती है, जो साइबर टीम होती है, वो करती है और वहाँ पर ये देखा जाता है कि उस नंबर पे सभी नंबर को लिस्टेड किया जाता है और देखा ये जाता है, कि इसमें कौन-सा ऐसा नंबर है, जिस नंबर पे ज़्यादा बात हुई है। अब जब उसकी कॉल डिटेल जब खंगाली जा रही थी तो फिर एक नंबर निकल कर के सामने आता है और उस नंबर को जब देखा जाता है तो उस नंबर पे पूरी रात चैटिंग हुई थी और चैटिंग में जब चैटिंग पढ़ी जाती है तो सभी लोग वाक़ई हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया? दरअसल जब जिस नंबर पे चैटिंग हुई रहती है फिर उस नंबर को ट्रेस किया जाता है, तो फिर जो दोनों नंबर थे यानी कि जो लड़की का फ़ोन था वो और जो जिस लड़के से बात उसकी हुई थी वो, दोनों नंबर ही बंद आ रहे थे। अब इधर पुलिस की जो टीम है वो उसकी कॉल लोकेशन खंगालने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती। दरअसल जो पुलिस की टीम है उसको निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि जो दोनों फ़ोन था, जो दोनों नंबर था वो बंद हो गया रहता है। जब पुलिस और भी जब गहराई से जब जाँच पड़ताल करती है तो फिर गाँव के लोग ही बताते हैं कि ये बहुत सीधे-साधे व्यक्ति होते हैं, इनका किसी से साथ कोई लेना-देना नहीं था। अब ऐसा तो नहीं था कि पहले तो पुलिस ये भी सोचती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि लड़की का किडनैप कर लिया गया हो और ये बस एक एंगल दे दिया गया हो कि हाँ, लड़का गायब है। जब लड़के के घर पूछताछ की जाती है तो लड़के के बारे में भी ये बताया जाता है कि जो लड़का है वो तो कल से ही यहाँ से घर ही पे नहीं है। जब पुलिस को ये पता चलता है कि लड़का कल ही से गायब है घर से, तो फिर कहीं न कहीं उनको ये लगता है और ये भी बताया जाता है कि लड़का रिश्तेदारी में बोल कर गया है कि वो रिश्तेदारी में कहीं गया है, अपने मामा के यहाँ या बुआ के यहाँ कहीं गया है। जब ये बात पता किया जाता है कि उसके मामा के यहाँ, उसके बुआ के यहाँ जब पता किया जाता है, तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर तो वो लड़का आया ही नहीं रहता है। दरअसल जो लड़का होता है, जिस लड़के का ज़िक्र है यहाँ पर, उस लड़के का नाम विजय होता है। विजय की जब कॉल डिटेल खंगाली जाती है, उसका तो नंबर पहले से ही बंद आ रहा था। अब पुलिस को कहीं न कहीं दोनों पे शक होता है कि ऐसा ना हो कि ये दोनों मिल कर के कोई षड्यंत्र किए हों और फिर ये दोनों ही हत्यारे हों यहाँ पे। अब पुलिस का ये जो शक है, कहीं-कहीं यकीन में बदलता जा रहा था जैसे-जैसे वो इस अ, जो मामला था उसको जब जैसे-जैसे निपटाते जा रहे थे। जब जैसे ही जो सुबह का ये वाक़या होता है, सुबह के लगभग 7 बजे का ये वाक़या होता है और शाम के लगभग 5-5 बजे के करीब जो लड़की का नंबर है, वो कुछ देर के लिए बस ऑन होता है और मात्र लगभग 2 मिनट के करीब ऑन रहता है नंबर, उतने में ही जो पुलिस की टीम होती है, उसकी लोकेशन खंगालती है, तो जो लोकेशन है, वो रतनाम एक जगह लगती है। वहीं की रतनाम जो जगह है, वहीं पे जब इसकी लोकेशन ऑन होती है, तो फिर पता चलता है कि ये तो वहाँ की है। यहाँ की जो टी पुलिस होती है, रुकमणी जो थाने की जो पुलिस होती है, वो तुरंत रतनाल थाने में फ़ोन करती है और कहती है कि एक लड़का, एक लड़की है और दोनों बाइक पे हैं। लड़की की उम्र 16 साल करीब है और फिर लड़के और लड़की की फ़ोटो भी वहाँ पर भेजी जाती है और कहा जाता है, इस नंबर को पता करो कि ये दोनों है कहाँ। जब उन लोगों को उनके बारे में जब पता किया जाता है, जब पुलिस अपने तरीके से जब उन लोगों को जब सर्च करती है, तो फिर वहीं पर वो रतनाम जिले से ही उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है।
दरअसल वो दोनों वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं, वहाँ से वो सीधा राजस्थान निकलने की फिराक में होते हैं। पुलिस का जो शक होता है कि ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ मिल कर के ही षड्यंत्र रचे होते हैं। अब इस बात का खुलासा तो जब वो दोनों मिलते तभी हो पाता। अब इसी को लेकर के जो पुलिस है, जब उन जो रतलाम की जो पुलिस है, वो रुकमणी थाने की पुलिस को उन दोनों को हैंडओवर करती है और जब वहाँ से उन दोनों से जब पूछताछ की जाती है, जब पुलिस लाती है थाने में पूछताछ करती है, तो फिर एक नई कहानी निकल कर के सामने आती है कि आखिर उस उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जब लड़की के बारे में बताया जाता है कि तुमने अपने माता-पिता को क्यों मारा, तो फिर जो लड़की है वो रोने लगती है, कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो बस यहाँ से भाग रही थी। मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है, इसलिए मैं इस पूरे अपने शहर को छोड़ कर के ही यहाँ से भागने की फिराक में थी और हम लोग यहाँ से राजस्थान चले गए होते, जहाँ पर हम लोगों को कोई पाता ही नहीं। और सही बात है कि दोनों यहाँ से निकल जाते हैं अगर मध्य इंदौर से, तो फिर राजस्थान में तो फिर पुलिस के लिए वो तो ढूँढ ही लेती पुलिस, लेकिन उनको थोड़ी मुश्किल होती, थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती तब, लेकिन जो पुलिस है वो तो उनको पकड़ ही लेती। अब ऐसे ही जब पुलिस कड़ाई से उन दोनों से पूछताछ करती है, तो फिर जो लड़की है वो टूट जाती है और फिर जो कहानी बताती है, दरअसल ये लड़की है जो जिसका नाम प्रिया है और जो विजय है, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। जो विजय होता है बगल के ही अब उसी मोहल्ले के लास्ट छोर का लड़का होता है। इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। जब भी कोई ज़रूरत होती तो विजय प्रिया से बातें करता, जब भी कोई बात होती तो प्रिया विजय से बात करती। ये दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हो चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे और धीरे-धीरे ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। अब वक़्त गुज़र रहा होता है, साल दर साल बदलते हैं और बदलते-बदलते साल 2000 जब 23 आता है, तो फिर 23 में ये जो लड़का है और जो लड़की है, ये दोनों ये विचार करते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि जो लड़की है, लड़की जो सोचती है कि इसकी तो मेरी तो उम्र 16 साल ही है, मैं तो नाबालिग हूँ और हम दोनों शादी कर नहीं सकते। अगर शादी करेंगे भी तो फिर हम नाबालिग में छँट जाएँगे और फिर हमारा कोई साथ भी नहीं देगा। अब इसी चीज़ को वो बचाना चाहते थे, लेकिन वो दोनों एक साथ भी रहना चाहते थे। वक़्त गुज़र रहा था और ये दोनों चोरी-छुप के मिला भी करते थे। कभी खेतों में मिला करते थे, तो कभी घर में, कभी विजय प्रिया के घर में आ जाया करता था। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था और एक दिन प्रिया जो थी, वो अपने विजय को घर में बुलाई रहती है और दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं। दोनों सब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और इन दोनों को पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो जाती है। अब ऐसे ही जब जैसे सुबह होती है तो फिर आखिर विजय निकलेगा भी कैसे? उस रात का जो दृश्य था, जो मंज़र होता है, उसको वो भूल नहीं पा रही थी और सोच रही थी कि ये वक़्त यहीं पे ठहर जाता, यहीं पे थम जाता, तो हम दोनों एक ही साथ रहते। जो विजय था, उस पूरे दिन उस कमरे में ही रहता है, यानी कि रात को वो घर में आया हुआ था और पूरा दिन भी उसी कमरे में रहता है। किसी को पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि जो पिता होता है, वो सुबह-सुबह अपने ड्यूटी पे चला जाता है। जो माँ होती है, वो उस कमरे में आती-जाती ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि लड़की होती है वो पढ़ रही होती है, तो ये कहा जाता है कि ये पढ़ रही है। तो वो कहती भी है कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर खाना जाना जहाँ तक होता था वो खाना जा कर के उस दिन ला कर के खा लेती है और खा कर के वो कहती है, माँ मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं घर ही पे रहूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है। फिर वो घर में सो जाती है और सोने के बाद नाटक करती है और फिर दोनों एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताते हैं, यानी कि फिर रात से सुबह होती है, पूरा दिन वो एक-दूसरे के साथ रहते हैं। फिर रात होती है और रात के तकरीबन जब 3 बज रहे होते हैं, तो जो विजय है वो चोरी से उस घर में से निकल जाता है। ऐसे ही वक़्त के साथ-साथ दोनों मिलते-जुलते रह रहे हैं और वक़्त ऐसे ही गुज़र रहा था, चोरी-छुप के दोनों मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर हम दोनों कब तक ऐसे ही चोरी-छुप के मिलेंगे। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग इस यहाँ से छोड़ कर के इस ज़िले को ही, इस प्रदेश को ही छोड़ कर के यहाँ से भाग जाएँ और फिर चल कर के हम एक अपनी अलग दुनिया बनाएँ। यूट्यूब पे देख रहे थे बाकी तमाम जो प्रेमी-प्रेमिका होते हैं, वो सभी भाग कर के शादी किए रहते हैं और जा कर के अपनी अलग दुनिया बनाते हैं। यूट्यूब चैनल बनाते हैं और वहीं पे उससे पैसे जो आते हैं, उसी से अपना वो गुज़र-बसर करते हैं। ये सारी चीज़ें वो देख कर के वो अलग दुनिया बसाने के चक्कर में उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और जो बेहद खौफ़नाक होता है। दरअसल जो प्रिया होती है, वो प्रतिदिन वो सुबह 6 बजे उठा करती थी और जो उसके घर में कुत्ता होता है, जिसका नाम रोमी होता है, उस कुत्ते को वो टहलाने के लिए लेके जाया करती थी और टहला करके सुबह-सुबह लाया करती थी, ला कर के बाँध दिया करती थी घर में। अब उस दिन ही, यानी कि
14 जनवरी की सुबह जब वो टहलाने जाती है तो फिर आती है और आकर के उस दिन वो कुत्ते को लेकर के सुबह चली जाती है, तकरीबन 4:30 और बजे करीब उठती है और जाती है टहलाने के लिए और टहला करके लाती है और उसको वहीं पर बांध देती है। और साथ ही साथ जो विजय था, विजय को भी लेकर के आती है। विजय को लेकर के आती है, विजय से कहती है कि तुम एक काम करो कि बाइक तैयार रखना, और वो बाइक ला करके दरवाजे के सामने खड़ी कर दिया जाता है। बाइक को दरवाजे के जब सामने खड़ी कर दिया जाता है, फिर विजय घर के अंदर जाता है और जाने के बाद जो प्रिया है देखती है कि उसकी माँ सोई हुई है, अपनी माँ की के गले को वो पहले तो दबाती है, लेकिन उसकी माँ जो है वो, उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो सपने देख रही है कि क्या कर रही है। तब तक उसकी जो लड़की है गले पर चाकू लेकर के काट देती है, और जैसे ही वो काटती है उसकी माँ तड़पने लगती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये ऐसा हो क्या रहा है। तब तक जो विजय है देखता है कि जो लड़की है उसका पिता जो है वो भी जग रहा है। विजय ने तुरंत बिना देरी किए, उसके हाथ में भी चाकू होता है, उसी चाकू से उसके ऊपर बैठ जाता है और ऊपर बैठ करके उस लड़की के पिता को यानी कि रविंद्र को मारने लगता है चाकू से। चाकू से उसके पूरे शरीर को छलनी कर देता है, उसके गले को काट देता है, जिससे वो जो रविंद्र होता है वो छटपटा ना पाए, तड़प ना पाए, और फिर सीधा सीधा ये दोनों वहां से भागने के फिराक में होते हैं। जैसे देखते हैं कि उस लड़की के माता पिता जो दोनों हैं वो मर चुके हैं, फिर वहां से वो पैसे, जो लड़की होती है वो पैसे समेटती है और समेट करके गहने, और फिर अपने 10 से 12-15 दिन के लिए वो कपड़े लेती है और कपड़े लेकर के पैक करती है, और फिर दोनों वहीं से निकल जाते हैं। अब जब इतने में यानी कि तकरीबन 6 बज जाते हैं, और 6 बजने के बाद ही वो जब वहाँ से निकल जाते हैं, तब तक जो किराएदार होता है वो टहल करके वापस आता है, यानी कि तकरीबन 7 बजे करीब वो जब टहल करके वापस आता है, तो फिर वो देखता है उसको अंदर से आवाज़ आती है, और वो जब चीखें चिल्लाएं, इसलिए उन्होंने टीवी ऑन कर दिया था कि जैसे ही वो ये चीखेंगे चिल्लाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, और फिर जो वो अपने काम मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब इसी तरह जो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं, फिर जब पुलिस आती है तो फिर बाकायदा ये दोनों जब पकड़े जाते हैं तो पूरा सच निकल करके सामने आता है। और ये एक लड़की है जो अपनी मात्र एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए उसने इतना घिनौना कदम उठाया, इतना बुरा कदम उठाया जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, जिसके बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता। दरअसल उस लड़के को नाबालिग जो लड़की है उसको तो नाबालिग घोषित करते हुए अभी उसको ही बाल सुधार गृह में डाल दिया गया है, लेकिन जो लड़का है उसको उसको जेल भेज दिया गया था, क्योंकि लड़के की जो उम्र है लगभग 21 साल के करीब होती है। यानी कि दोनों, जो लड़का है लड़की है, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया है। ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना ख्याल रखें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है। नंदू ओरम जी हैं उड़ीसा से, इनकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है सुंदरगढ़। सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ सिलीगुड़ी से। आपको आपको और नंदू ओरम जी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं तुरंत वीडियो बनाने के लिए एक्टिव हो जाता हूं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगले नंबर पे है सुनील चौधरी जी, सेंट्रल जेल बीकानेर से। फिर है तमाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट करते हैं, आप हमारे वीडियो को, सभी वीडियो को देखते हैं। राजेश सोलंकी जी हैं राजस्थान से। विकास यादव जी हैं मणिपुर से। राम प्रसाद जी हैं कानपुर नगर से, उत्तर प्रदेश से। फिर है सत्यम गेमिंग करके इनका चैनल चलता है, इन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत प्यारा कमेंट था आपका भी, तहे दिल से शुक्रिया कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रख रहे हैं। अगले नंबर पे हैं कुलवंत जी, अनुज आनंद जी, प्रवीण जी, शानू मलिक जी, शकील अहमद जी, जमीर शेख जी, अरविंद कुमार जी हापुड़ से, रियाज अब्बास जी, अनिल यादव जी, विजय जी, सुधीर कुमार जी, वीरू बिश्नोई जी। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। अपनी राय और अपने प्रदेश का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, इसी कामना के साथ मिलता हूँ अगली एक वीडियो में, एक अगली सच्ची घटना में। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, और जाते जाते आप अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ये आपसे रिक्वेस्ट हमारी होती है कि आप अपना राय लिखें, ताकि मैं अपने परिवार के साथ, यानी वारदात तक परिवार के साथ आपका
नाम शेयर करूं, आपका ज़िला शेयर करूं, आपका प्रदेश शेयर करूं कि मेरे भाई जो है, मेरी बहन जो है, वो यहाँ से है और ये हमें वहाँ से देख कर के हमें कमेंट करते हैं, अपनी सलाह देती हैं, तमाम ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।